हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। जिस तरीके से मार्केट में भारी गिरावट आ रही है, बहुत लोगों को यहाँ पे अभी पैनिक हो रहा है, डर लग रहा है कि क्या ये जो मार्केट है कंटिन्यूसली यहाँ से भी गिरने वाला है, और अगर यहाँ से गिरता है तो हमारा बॉटम अभी कहाँ पे बन सकता है, कौन से ऐसे लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी में जहाँ से हमें रिवर्सल दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका रीज़न देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट इतना तेज़ी से क्यों भागा था अब, और इतना तेज़ी से भागने के बाद जो हमने यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ऑल टाइम हाई बने हैं, और वहां से जो मार्केट रिवर्सल ले रहा है उसके रीजन क्या है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आगे का जो मार्केट है उसको प्रेडिक्ट करना, और उसके बारे में आप यहाँ पे अपने कुछ जो प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से अपना जो इन्वेस्टमेंट और उसके साथ जो पोर्टफोलियो है उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए आज का वीडियो जो है थोड़ा बहुत बोरिंग हो सकता है, क्योंकि हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करने वाले, हम ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में भी बात करेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, कौन से चार्ट पैटर्न बन रहे हैं और कौन से लेवल्स है, और उसी के साथ हम यहाँ पे बाकी के जो सेक्टर है जैसे एनर्जी, मेटल, रियलिटी, निफ्टी आईटी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जिन लोग के लिए ये बहुत बोरिंग सेशन है वो यहाँ से अभी के लिए ये जो वीडियो है उसको कट डाउन कर सकते हैं। सिंपली निफ्टी बैंक निफ्टी का आप अपना जो है चार्ट वहाँ पे आप अपना देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके बाद आपकी मर्जी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे पैंडेमिक की। तो देखिए यहाँ पे जब पैंडेमिक आया था बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, सडनली ग्लोबल क्राइसिस यहाँ पे आ गए थे। हॉस्पिटल्स है, उसी के साथ यहाँ पे बेरोजगारी है, सब लोगों के यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों के यहाँ पे जॉब्स कट डाउन हो गए थे, और उसी के साथ यहाँ पे भयानक संकट आ गया था जिसका किसी को भी पता नहीं था कि आने वाले सालों में या आने वाले मंथ में आगे क्या हो सकता है। और इन सारी अनसर्टेनिटी की वजह से यहाँ पे जो हमारे ग्लोबल मार्केट है या फिर हमारे इंडियन मार्केट है ये भी फिसलते हुए नीचे की तरफ हमें जाते हुए दिखाई दे। अब ऐसे सिचुएशन में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उसको हैंडल करने के लिए यूएस मार्केट रहे या फिर इंडियन मार्केट रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्या किया का इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 0 से 0.25% कर दिया था, जो कि बहुत कम है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे फेड ने जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 0 से लेके 0.25% कर दिए थे। उससे हुआ क्या, उससे बात ये होगी कि अगर आपको यहाँ पे लोन लेना है, आपको बहुत कम इंटरेस्ट पे करना है, तो जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट है, एफआई है, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से मार्केट से पैसा उठाया, और ये जितना भी यहाँ पे मार्केट से पैसा उठाया है मोस्ट ऑफ द ये जो पैसा है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ। इंडिया जैसा जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे ये इन्वेस्ट हुआ, और इसी की तरह बाकी की जो इमर्जिंग मार्केट है वहाँ पे भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। और जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, अगर हम निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट देखें तो देखिए यहाँ पे ये है पैंडेमिक का लो, जहाँ पे इसने बनाया था 7000 के आसपास यहाँ पे लो बनाया, और उसके बाद जो मार्केट में तेजी आई क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी फैली हुई थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हर कोई यहाँ पे मार्केट में पैसा डालने के लिए तैयार था। इवन रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे भर भर के पैसा डाला, और इन सारी चीज़ों की वजह से एफआईआई ने भी ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया, रिटेल ने भी पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए। यहाँ पे मंथली ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे थे, और उसी के चलते हुए मार्केट में हमें तेजी दिखाई दी, और यहाँ पे निफ्टी ने 18,600 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया, और उसी के साथ बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे जो हाई बनाए थे ऑल टाइम हाई 41,822 के बनाए, और उसके बाद यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन अभी बदल गई है अगर हम कंपेयर करते हैं पैंडेमिक से। देखिए यहाँ पे फेडरल ने क्या किया था, फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे अप्रूव किए थे फर्स्ट इंटरेस्ट रेट जो कि मार्च 16 के आसपास, मतलब यहाँ पे उन सबको एफआईआई को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट 0 से 0.25 कर दिए हैं ये यहाँ पे फिर से लागू होने वाली है। जैसे इकोनॉमी यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी, क्राइसिस जो है ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उसके बाद इनको फिर से इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक इंटरवल में ये यहाँ पे हाइक करते जाएंगे, और उसी के हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूसली ये हाइक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी के साथ हुआ क्या है, यहाँ पे हमारी जो आरबीआई है उन्होंने रेपो रेट यहाँ पे बढ़ा दिया, और जैसे यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा दिया मार्केट में ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि इसके पहले हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था, और रेपो रेट के बढ़ने से यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हो गया। तो देखिए रेपो रेट का यहाँ पे मार्केट पे कैसा असर होता है। रेपो रेट क्या होता है, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है कि जो आरबीआई लेंड करती है मनी कमर्शियल बैंक को, मतलब अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना है तो एक जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे कहते हैं यहाँ पे रेपो रेट। अब अगर ये रेपो रेट इन्होंने इंक्रीज कर दिया तो होगा क्या कि बैंक को यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर बैंक को यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा डेफिनेटली वो जो
आम लोगों को या फिर उनके जो कमर्शियल लोन्स होते हैं उनको जो यहाँ पे लोन देगी उनका जो इंटरेस्ट रेट है ये भी बढ़ा देगी, क्योंकि उनको जहाँ से लोन मिल रहा है वहाँ पे उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, तो इसलिए वो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। और उसकी वजह से होगा क्या, जो लोन लेने का जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे घटते हुए दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ जाएगा। अब इसी के साथ जो रेपो रेट इंक्रीज हुआ है उसके चलते हुए बिजनेसेस जो यहाँ पे लोन लेते हैं बैंक से अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे उसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। मतलब यहाँ पे पहले जो जिस इंटरेस्ट रेट पे हम लोग लोन लेते थे अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए, प्लांट्स ओपन करते थे, नए पावर प्लांट्स है या फिर जो भी उनका नई शॉप्स ओपन करना और बिजनेस एक्सपांड करना, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है मतलब इसकी जो कैपेसिटी जो इंक्रीज करते थे वो भी यहाँ पे कैपेसिटी अभी वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब उसी के साथ उन्होंने क्या किया, रेपो रेट का तो हमने देख लिया कि इसका क्या असर होता है। उसी के साथ उन्होंने क्या किया, जो कैश रिजर्व रेशो है ये इन्होंने बढ़ा दिया। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, जहाँ पे बैंक को अपना जो डिपॉजिट है एक मेंटेन करना पड़ता है एज अ कैश, मतलब वो पूरा का पूरा यहाँ पे लोन पे नहीं चढ़ा सकती, उनको एक बताया जाएगा कि इतना इतना परसेंटेज है, आपको उसको एज अ डिपॉजिट रखना ही पड़ेगा। तो अगर आपका CRR यानी कि कैश का रिजर्व रेशो अगर ये बढ़ जाता है, मतलब आपको ज़्यादा जमा पूंजी यहाँ पे डिपॉजिट में रखने पड़ रही है, तो इसकी वजह से होगा क्या, जितना मार्केट में मनी अवेलेबल होगा वो कम रहेगा, वो ज़्यादा लेन नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं रहेगी। जो लिक्विडिटी ऑलरेडी हमने कोविड के टाइम पे देखी थी वो लिक्विडिटी अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब ये तो बात होगी रेपो रेट चेंज होने से, और उसी के साथ इंटरेस्ट रेट ग्लोबल मार्केट में फेड ने जो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली अभी इंटरवल पे वो कंटिन्यूसली बढ़ा रही है उसका इम्पैक्ट। तो उसके अलावा अभी क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन का ये जो वॉर है उसकी वजह से रशिया जो कि कमोडिटी का भंडार है उसके ऊपर सैंक्शन लग गए, उसकी वजह से कमोडिटी जो इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसके प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ गए। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आता है मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ गए, और उसी के साथ यहाँ पे जितना भी मेटल सेक्टर है उसके ऊपर भी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट दिखाई दिया। कमोडिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो उसका प्रेशर यहाँ पे जो कोर बिजनेसेस है, कोर इंडस्ट्रीज है, उस पर ज़्यादा दिखाई देता है, और अगर कोर इंडस्ट्रीज अगर ज़्यादा नहीं चलेगी तो उसका इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो बाकी के बिजनेसेस पे पड़ता है। और उसी की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन जो धीरे धीरे है इनडायरेक्टली हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो इनडायरेक्टली यहाँ पे हर जगह फैलते हुए नजर आता है। अब ये हो गई बात यहाँ पे क्रूड ऑयल और रशिया यूक्रेन के सैंक्शन की वजह से क्या चीज़ें हुई। अब देखिए यहाँ पे FII ने ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट्स में अपना पैसा लगा के रखा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट फिर से यहाँ पे हाइक हो रहे हैं, फेड ने जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाए हैं, अब ये धीरे धीरे अपना जो इंटरेस्ट रेट है जो भी उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा है हर 3 महीने में हम इतना इतना इंक्रीज करने वाले हैं, तो जो पैसा जो लोन पे उन्होंने ऑलरेडी पैसा लिया है वो उनको वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट में जितना पैसा डेफिनेटली उन्होंने नीचे के लेवल्स पे लगाया है तो यहाँ पे जो उनको प्रॉफिट है वो निकाल रही है, और उसी के साथ वो इनकैश करते हुए FII की कंटिन्यूस सेलिंग हमारे मार्केट में दिखाई दे रही है। FII जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं उसका असर बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि मार्केट शुरुआत में गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही 1.5-2 हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पे FII आती है और यहाँ पे शॉर्ट्स करते हुए जो अपना इंडेक्स है उसको गिराते हुए नीचे की तरफ लेके जाती है। तो ये एक इसी के साथ बाकी की भी चीज़ें हैं, जैसे कि विक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा विक्स बढ़ेगा वहाँ पे हमें इंट्राडे में वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा दिखाई देगी। उसी के साथ यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू यहाँ पे घट रही है। तो ये सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो क्रूड ऑयल जो बढ़ना होता है वो इन्फ्लेशन का ही एक रीज़न होता है। जो जहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्पैक्ट होते हुए नजर आती हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोविड से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं कि ठीक है वहाँ पे ये चीज़ थी, ये वैसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब हमें अलग नज़रिए से मार्केट को देखना पड़ेगा। तो देखिए चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। अब देखिए 4 वीक पहले ही हमने हमारे चैनल कम्युनिटी पे बता दिया था कि निफ्टी 50 यहाँ पे बेयरिश दिखाई दे रहा है चार्ट पे, और इसलिए अपना जो भी यहाँ पे ट्रेड है कॉशन के साथ आपने ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा आपने रहना चाहिए। उसकी रीज़न भी है क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरीके की ये जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन बनाई है, और ये बताया गया था कि अगर यहाँ पे इंडेक्स हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है उसके ऊपर अगर टिक पाता है तो हमारे लिए ये बुलिश इंडिकेशन रहेगा रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, और उसके बाद हम यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पे इंडिकेशन देखा था, यहाँ पे एक बेयरिश क्रॉसओवर बन रहा था, और ये बेयरिश क्रॉसओवर
डाउनवर्ड, मतलब यहाँ से इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाई दे सकता है। और वही एग्जैक्टली हुआ, ये जो हमारा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से जो हमारा इंडेक्स गिरा है तो देखिए हमारे जो सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ये सारे धरे के धरे रह गए और अभी के सिचुएशन में ये जो हमारा इंडेक्स है ये ऑलमोस्ट 15,700 के आसपास यहाँ पे पहुंच गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा चार्ट है इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए, फिर वो इंडेक्स का चार्ट हो या फिर आपका स्टॉक का चार्ट हो। अगर कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर नहीं टिक पा रहा है, इसका मतलब जो चार्ट है वो बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है और उसके बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है और वहाँ से इंडेक्स हो या स्टॉक हो नीचे की तरफ हमें ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी 50 में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑल टाइम हाई बनाया जिसके लेवल थे यहाँ पे 18,600 के आसपास। देखिए यहाँ पे इंडेक्स जो है नीचे की तरफ फिसलते हुए आया, उसके बाद जो पुल बैक दिया उसने क्या किया, ये जो हमारा 52 वीक हाई है इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ पुल बैक देते हुए सपोर्ट से फिर से इसने बाउंस किया, लेकिन इस बार भी उसने क्या किया, ये जो हमारा हाइज था उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे इंडेक्स में, ये हमारा 52 वीक हाई है, उसके बाद जो हाई बना उससे लो है, ये जो थर्ड हाई बना वो उससे भी लो है। मतलब इंडेक्स में यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स क्या है यहाँ पे वीक नजर आ रहा है। मतलब ये ऊपर की तरफ जा तो रहा है लेकिन ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे भारी गिरावट ही हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली वहां से सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पे इंडेक्स हमें गिरावट दिखा रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से वो बाउंस तो दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोज बना रहा है, लोअर लोज बन रहे हैं। देखिए इसके पहले यहाँ पे ये लो बनाता है, वहां से बाउंस दिया, फिर यहाँ पे ये लो बनाए, यहाँ से बाउंस दिया, लेकिन ये जो बाउंस है ये टिक नहीं पा रहे हैं। जितना ऊपर ये हमारा इंडेक्स जाता है वहां से जो शॉर्ट सेलिंग आती है तो उसके बाद का जो लो है वो और नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पे हमारे इंडेक्स में अभी के लिए तो वीकनेस ही दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉटम की। तो देखिए बॉटम की अगर हम बात करें अभी के लिए निफ्टी 50 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे जो पिछला हमारा थर्सडे का लो था ये इसने ब्रेक नहीं किया, जो कि एक अभी शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ की बात है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो देखिए डाउ जोन्स की अगर हम बात करें फ्राइडे का जो सेशन है 434 पे यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर एफआईआई अगर स्टेबल हो जाएंगे, यहाँ पे यूएस मार्केट अगर स्टेबल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल यहाँ पे वर्ल्ड वाइड दिखाई देगा। मतलब अगर यहाँ पे ग्लोबली अगर हमको देखना है तो सबसे पहले हमें यूएस मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर यूएस मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छे से रैली करते हैं तो डेफिनेटली हमारा इंडियन मार्केट है वो भी उसको फॉलो करेगा। अब यहाँ पे हम इनका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये है डाउ जोन्स जो कि क्लोज हुआ है 32,165 पे। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम थर्सडे की जो क्लोजिंग हुई थी, ये थर्सडे की क्लोजिंग है जहाँ पे इसने एक बुलिश पिन बार बनाया जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। मतलब यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है अगर हमने यहाँ पे बॉटम बना दिया है तो। देखिए यहाँ पे बुलिश पिन बार बन गया। बुलिश पिन बार के बाद जो हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है ये यहाँ पे पॉजिटिव में हुई है 32,165। मतलब ये जो यहाँ पे इंडेक्स है डाउ जोन का जो इंडेक्स है यहाँ से अपवर्ड की तरफ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 32,800 तक तो यहाँ पे पुल बैक दे सकता है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हम और एक अप ट्रेंड की रैली यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा बहुत रिलीफ है यूएस मार्केट में कि यहाँ से एक थोड़ा सा अप ट्रेंड या फिर अप मूव दिखा रहा है। वैसे भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फिर भी यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस है। आने वाला जो मंडे का सेशन है अगर यहाँ पे 32,165 के बाद अगर ये ऊपर की तरफ रहेगा तो उसके बाद हमें यहाँ पे अप ट्रेंड 32,800 तक दिखाई दे सकता है कुछ सेशन में। ठीक है, तो ये तो बात होगी डाउ जोन्स की। मतलब डाउ जोन्स में यहाँ पे एक जो है काइंड ऑफ बॉटम बनाने की थोड़े से संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में देखिए हमारा जो पिछली बार का यहाँ पे बॉटम था उसके लेवल थे 15,683। हमारा जो अभी का बॉटम है वो उसके पास थोड़ा सा ही कम है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, जैसे कि हमारे ने देखा है कि डाउ जोन्स में यहाँ पे जो पुल बैक दिखाई दे रहा है उसके साथ हमारे इंडियन मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप, मंडे को गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन हमें ये देखना है क्या ये गैप अप टिक पाते हैं। अगर ये गैप अप यहाँ पे टिक पाते हैं तो उसके बाद हमें एक थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक दिखाई देगा। अगर ये टिकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग के साथ ये जो 15,519 के जो लेवल है ये दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बैक ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा इंडेक्स है उसने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया था, बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है और यहाँ पे एक हमारा बेस बना है। तो हमारे लिए अभी के लिए 15,519 बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पे इंडेक्स नीचे की तरफ फिसलता भी है तो यहाँ से हम एक पुल बैक सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पे वेज पैटर्न देखा है, यहाँ पे देखिए
ये जो वेज है ये एक्सपांडिंग वेज है, मतलब यहाँ पे लोअर हाइज बन रहे हैं और लोज जो है वो लोअर लोज बन रहे हैं। मतलब आने वाले सेशन में हो क्या सकता है, यहाँ से एक पुल बैक देगा, अगर यहाँ पे ये पुल बैक हमारा सस्टेन करता है तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 16,250 का। या अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हम 16,500 से लेके 700 तक सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक गैप बना हुआ है, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो हो सकता है अगर ये यहाँ पे इंडेक्स हमारा एक पुल बैक देता है, जितने भी शॉर्ट्स हैं अगर ये शॉर्ट्स कवर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमें दिखाई दे सकती है, और ये आने वाले 4 से 5 सेशन में हमें यहाँ पे 16,500 के आसपास भी इंडेक्स जाते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि क्या हमारा इंडेक्स ये जो 16,750 है इसको क्रॉस कर पाएगा क्या। अगर इसने इसको क्रॉस कर पाएगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिलीफ होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे अप ट्रेंड के बारे में फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा 16,500, ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले एक वीक की बात कर रही हूँ, अगर 16,500 यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ये जो गैप है ये गैप फिलअप करने के बाद यहाँ पे से अगर हमें ये जो इंडेक्स है इसमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया, तो उसके बाद जो आने वाले लोज रहेंगे तो फिर हमारा ये जो लो है ये भी यहाँ से नीचे की तरफ टूट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा ये जो लो बना है ये भी लो टूट जाएगा, और उसके बाद हमें लोअर लोज यहाँ पे दिखाई देंगे, जहाँ पे हम फिसलते हुए 15,000 के आसपास भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 15,000 का। अगर इसको ये जो हमारा यहाँ पे इंडेक्स का हमने जो फॉलिंग वेज बना के रखी है उसके हिसाब से ये जो है ये वेज की तरह यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। देखिए ये जो वेज है जिस तरीके से यहाँ पे जाते हुए नजर आ रही है, यहाँ पे ये कोई एक या दो सेशन का यहाँ पे बात नहीं है जहाँ पे आज बॉटम बन गया और उसके बाद पुल बैक देगा। यहाँ पे ये जो इंडेक्स है हमारा ये यहाँ पे जिगजैग मोशन में अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, जब यहाँ पे एक पुल बैक देगा, जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं वीक स्टॉक्स में, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पुल बैक देगा स्टॉक जो है वो ऊपर आते हैं तो फिर से यहाँ पे अपना जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए अपना जो लॉस कट कर देंगे, मतलब उसके बाद फिर से वो लोग अपना लॉस कट कर देंगे, स्टॉक्स यहाँ पे बेचना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे फिर से जो इंडेक्स है यहाँ पे फिर से हमें गिरावट दिखाई दे सकती है। तो ये जो हमारे यहाँ पे एक रेंज है, मतलब यहाँ पे देखिए 16,750 से लेके ये जो रेंज है यहाँ पे कुछ सेशन तक, मतलब 2 हफ्ते तक ये जो हमारा मार्केट है इस रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। अगर हमारा यहाँ पे जो ग्लोबल इंडाइसेस है जिस तरीके की वहाँ पे रिकवरी दिखाई दी है, वो अगर रिकवरी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है तो ये हमारे लिए आने वाले 2 हफ्तों तक ये हमारा रीजन रहेगा जहाँ पे निफ्टी 50 हमें ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर आने वाले सेशन में ऐसा हुआ कि ये जो हमारा बॉटम है यहाँ पे जो पिछली बार का जो सपोर्ट है अगर ये यहाँ पे टूट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए ये जो सपोर्ट है ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो उसके बाद सारे लोग अपना जो स्टॉक है पैनिक होकर यहाँ पे सेल आउट करने लगेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब कोई एक मेजर सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद जो सेलिंग होती है वो बहुत तेज़ होती है, और उसमें जो गिरावट होती है वो गिरावट के साथ नीचे की तरफ खींच के लेके आता है पूरा इंडेक्स और उसी के साथ जितने सारे स्टॉक्स हैं उसको भी। तो ये हमारा जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये टूटने नहीं चाहिए। अगर ये टूट जाते हैं तो हमें नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इंडेक्स जो है फिसलते हुए दिखाई दे सकता है, और यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 15,000 का। तो यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो जो है उसको आपने रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करते वक्त आपने देखना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डेप्थ है। जिस स्टॉक में यहाँ पे हाई डेप्थ है, जो कंपनी हाई डेप्थ लेके चल रही है वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, कैसे पहचानेंगे हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, जहाँ पे आपको दिखता है कि कंपनी का जो डेप्थ है वो लो है, पी रेशियो अगर आप देखते हैं वो ज़्यादा नहीं है, ओवर वैल्यूएशन नहीं है, वैसी कंपनीज, और उसी के साथ जहाँ पे कंटिन्यूसली अगर हम ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, और आने वाले फ्यूचर टर्म्स में अगर हम देखें जैसे एनर्जी है, पावर है, ये हमें यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। ऐसे जो स्टॉक्स है उसको आपने अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और जो वीक स्टॉक्स है उसको कट डाउन कर देना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे अगर आप देखते हैं इंडेक्स जो है यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन जो स्टॉक वीक है वो यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए नजर आएंगे। मतलब इंडेक्स तो यहाँ पे भाग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है तो वो
यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड रैली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो एक तो यहीं पे कंसोलिडेशन करते रहेंगे, या फिर थोड़ा सा जब इतना बड़ा मार्केट भाग जाएगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे अपमूव है वो सिर्फ इतनी सी आएगी। मतलब अगर 30 से 40% अगर हमने इंट्राडे में अपमूव देखी है तो अपने जो स्टॉक्स है वहाँ पे हार्डली 5 to 10% की अपमूव आपको दिखाई देगी। तो ऐसे जो वीक स्टॉक है उसको आपको ढूंढना है और उसको अपने जो लॉसेस है उसको कम करना है, क्योंकि अगर आप अपने लॉसेस कम करेंगे तो आपको जो आने वाले जो सिचुएशन है, अगर यहाँ पे हमारा जो ये बॉटम जिसके बारे में हम सोच रहे हैं अगर ये बॉटम नहीं है, एक्चुअल बॉटम नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ये प्रेडिक्शन है ये एनालिसिस है, पोटेंशियल बॉटम हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन जब अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट को इंटरनली पता होती है लेकिन हमें पता नहीं होती है। देखिए कोई भी अगर इंडेक्स अगर नीचे की तरफ गिरता है हमें कुछ बातें पता होती है, लेकिन अगर उसके बाद भी बावजूद अगर ये जो हमारा सपोर्ट है ये सपोर्ट तोड़ के भी अगर इंडेक्स गिर रहा है, इसका मतलब है कि कुछ तो बात है जो हम सबको नहीं पता है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। उसके लिए कोई डेफिनेटली एक रीज़न होगा जो रीज़न की वजह से यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखा रहा होगा। और अगर ऐसी बात है तो मार्केट के साथ हमें फाइट नहीं करनी है, हमें अपना कैपिटल बचाना है, क्योंकि हमारे पास अगर कैपिटल रहेगा तो ही हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अप ट्रेंड रैली जो आएगी उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक जो बहुत ही बुरे पिटे हुए हाई डेप्थ के हैं, पेनी स्टॉक है, क्योंकि पेनी स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में जब चले जाते हैं तो उनको यहाँ पे संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप ये जो आने वाली रैली है उसको मिस आउट कर देंगे, क्योंकि आपका जो पैसा पहले से ही अटका हुआ रहेगा और आप अगर अपना जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करने के बाद भी अगर आप एग्जिट नहीं लेते हैं तो उसके बाद ये जो स्टॉक है कितना गिर सकता है आपको नहीं पता। आप सिर्फ नेक्स्ट सपोर्ट, उसके बाद का नेक्स्ट सपोर्ट, बस सपोर्ट ही ढूंढते रहेंगे और ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड रैली नहीं देगा। तो इसीलिए अपना पोर्टफोलियो ज़रूर रिव्यू कीजिएगा और उसके हिसाब से अपना स्ट्रॉन्ग और वीक जो कंटेंडर है उसको आइडेंटिफाई ज़रूर कीजिएगा। जो स्ट्रॉन्ग अपना कैंडिडेट है उसको आप में बने रह सकते हैं। थोड़ी बहुत आपकी जो क्वांटिटी है उसमें थोड़ा सा हल्का हो लीजिए अगर आपको लगता है कि कोई जो स्टॉक है यहाँ से भी और ज़्यादा गिर सकता है, या फिर कहीं हमारा जो सपोर्ट है अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो इसका मतलब जो स्टॉक है नीचे और गिरने वाला है, तो यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटी है उसको कम कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसके आसपास अगर कोई हमें स्टॉक संभलते हुए दिखाई दे सकता है तो आप ये जो आपने जो क्वांटिटी हटा दी है वो क्वांटिटी आप फिर से यहाँ पे ऐड करके उसके साथ ऊपर जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे कि पहले देखा निफ्टी ने जो थर्सडे का लो था ये ब्रेक नहीं किया, जो कि निफ्टी के लिए बहुत अच्छी बात है, और उसी के साथ हम लोग ये जो हमारा यहाँ पे एक सपोर्ट है उसके आसपास निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक ने क्या किया, थर्सडे का जो लो था वो यहाँ पे तोड़ दिया है, और तो यहाँ पे जो वीकनेस है ये यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है, और उसी के साथ हमारा ये जो लो है ये अभी भी थोड़ा सा दूर है। मतलब हमारा यहाँ पे लो जो है वो बन रहा है 32,236 का। मतलब ये जो हमारा इंडेक्स है यहाँ से फिसल कर नीचे की तरफ भी जाने के चांसेस दिखाई देते हैं, और अगर हमारा ये जो लो है ये अगर टूटता है तो उसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 30,060 का। मतलब यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो वीकनेस है वो थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं निफ्टी के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक ने यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर कोशिश की थी टिकने की, लेकिन ये जो हमारा ब्रेकआउट था ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, और उसके बाद जो हमारा निफ्टी बैंक इंडेक्स है वो गिरते हुए नीचे आया। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहाँ पे जो सपोर्ट है ये ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि हमने निफ्टी में देखा है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एक सपोर्ट है वो है 32,236 का। हो सकता है आने वाले सेशन में ये यहाँ पे नीचे की तरफ जाए। देखिए अगर निफ्टी बैंक और निफ्टी ये दोनों मोस्टली साथ में चलते हैं, अगर ऐसा हुआ कि निफ्टी जो है हमारा निफ्टी 50 अगर ये पुल बैक देता है तो वो अपने साथ यहाँ पे निफ्टी बैंक को भी ऊपर खींच लेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि निफ्टी बैंक अगर बहुत ज्यादा वीक है और उसकी वीकनेस की वजह से अगर निफ्टी बैंक नीचे आ रहा है तो ये निफ्टी बैंक जो है यहाँ पे हमारे निफ्टी को भी नीचे की तरफ खींच सकता है। मोस्टली निफ्टी को ड्राइव करने वाले जो यहाँ पे स्टॉक्स होते हैं वो रिलायंस और जो निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है वो रिसेंटली अगर हमने देखा है तो यहाँ पे जो अगर रिलायंस अगर भागता है तो उसने यहाँ पे निफ्टी 50 को भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, मैनेज किया है। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो HDFC बैंक जो है जिसने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे निफ्टी बैंक में पिटाई होते हुए दिखी है। अब यहाँ पे जो रिसेंटली जो बैंक्स के रिजल्ट आए जैसे SBI बैंक और बाकी के जितने भी बैंक है रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। कंपनी के जो यहाँ पे जो ग्रॉस NPA या उसके साथ नेट NPA
वो रिड्यूस होते हुए नजर आए हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो है इसमें अभी भी हमें कुछ खास यहाँ से इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दी है। जिस तरीके से यहाँ पे जो मर्जर की न्यूज आई उसके बाद उसने एक हाई बनाए थे, और लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आया है। तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये जो बैंक है ये यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर ये बैंक्स यहाँ पे संभलेंगे तो उसके साथ यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक भी है जो कि इसमें इंक्लूड होती है। तो अगर ये बैंक यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाते हैं तो यहाँ पे हमारा निफ्टी बैंक जो है ये भी संभलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप निफ्टी बैंक की तरफ ध्यान देते हैं, तो अगर आप निफ्टी बैंक में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपने जो बाकी के मेजर बैंक्स है जिसका ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है निफ्टी बैंक में, उसकी तरफ आपने जरूर ध्यान देना चाहिए। और एग्जैक्टली उसी के जैसा देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से पुल बैक देता है तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस फर्स्ट बन के आएगा वो रहेगा 34,000 का। और अगर ये 34,000 यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी हमें एक गैप दिखाई दे रही है। अगर ये यहाँ पे 34,000 सस्टेन करता है तो हो सकता है फिर से यहाँ से पुल बैक देते हुए निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है 34,843 के आसपास जाके ये जो गैप है उसको फिल आउट करने की कोशिश कर सकता है। अगर यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर से यहाँ से निफ्टी बैंक जो है गिरावट के साथ यहाँ पे जब गिरेगा तो फिर उसके बाद ये बहुत तेजी से गिरते हुए यहाँ पे 32,236 के लोज, और अगर ये भी हमारा लो ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ पे 30,060 के भी लोज बनाते हुए दिखाई दे सकता है। हमें बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर यहाँ से हमें पुल बैक मिलता है तो अगर आप किसी स्टॉक में अटके हुए हैं तो यहाँ से आपका जो लॉस में बनने वाले जो स्टॉक्स है जो आपको ज्यादा लॉस दे सकते हैं फ्यूचर में, जिन्होंने हमारे सपोर्ट ब्रेक करके नीचे की तरफ गए हैं और यहाँ से पुल बैक दे रहे हैं और ये जो हमारा सपोर्ट है यही रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, ऐसे स्टॉक से आप यहाँ पे अपनी जो क्वांटिटी है कम कर सकते हैं। तो आपके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जो कि आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। और अगर उसके बाद भी अगर ये हमारे लिए यहाँ से अप ट्रेंड देते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो ये ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ रहेगी, क्योंकि उसके बाद अगर हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए ये आने वाले जो अप ट्रेंड की रैली जो है उसकी शुरुआत रहेगी, जो सबके लिए एक बहुत ही बड़ी रिलीफ की बात रहने वाली है, जो कि सब लोग चाहते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी रैली हमें दिखाई दे। बहुत सारे ऐसे रिटेलर जो है यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, उसी के साथ पेटीएम, जोमैटो और उसके साथ नौकरी और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें कंटिन्यूअसली गिरावट ही दिखाई दी है और यहाँ पे एग्जिट का रिटेलर्स को मौका नहीं मिला है। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जिट का मौका अगर किसी को मिलता है, भले कॉस्ट टू कॉस्ट क्यों ना हो, यहाँ से जो लोग हैं अपना पैसा बचाने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट मारने की ज़्यादा सोचने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के बारे में। तो देखिए निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जैसे कि जो पावर स्टॉक्स है, टाटा पावर, अडानी पावर, सुजलॉन एनर्जी या फिर डिफरेंट एनर्जी रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा इंडेक्स है इसने यहाँ पे हाई बनाया 29,000 का। अभी जो हमारा इंडेक्स है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ से एक रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे राउंडिंग बॉटम या फिर काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बनाते हुए हमारी जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देते हुए 29,000 का यहाँ पे टारगेट अचीव किया, और ये टारगेट अचीव करने के बाद फिर से ये रिटेस्ट के लिए आ रहा है। तो अगर ये हमारा सपोर्ट यहाँ पे इंटैक्ट रहता है तो फिर से हम ये यहाँ से एक पुल बैक सोच सकते हैं, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की ये अगर ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद हमें यहाँ पे 24,000 के आसपास भी एनर्जी जो स्टॉक्स है वो दिखाई दे सकते हैं। इसलिए अगर आपने एनर्जी स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो ये जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है इस पर आपने जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद जितने भी स्टॉक्स है उसमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ से हमें एक पुल बैक दिखाई देता है तो उसके बाद जितने भी एनर्जी स्टॉक है यहाँ पे भी बहुत अच्छी हमें आगे की तरफ रैली दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ से आगे की तरफ रैली दिखाई देती है तो कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखिए हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के आएगा वो रहेगा 27,000 का। तो अगर ये यहाँ पे 27,000 के आसपास सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ पे 28,000 के बारे में भी सोच सकते हैं, और यहाँ पे 29,000 जो है ये भी थर्ड हमारा टारगेट रह सकता है। लेकिन अगर कहीं से भी 27,000 ही है और यहाँ से अगर कोई रेड कैंडल बनते हुए यहाँ पे अगर रिवर्सल दिखाती है तो फिर से यहाँ इसका मतलब ये होगा कि 27,000 जो है हमारे लिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट आते हुए फिर से ये जो 25,300 के लेवल है फिर से रीटच कर सकता है, और उसके बाद अगर ये यहाँ पे फेलियर होता है तो हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये भी टूटने वाली है। तो ये लेवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आपने एनर्जी स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो है निफ्टी आईटी का। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आईटी जो सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लेवल्स का ध्यान दे रहे हैं, और कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना चाहिए ये बार बार हमारे चैनल पे पूछ रहे हैं। तो उनके लिए देखिए सबसे पहले भी इसके पहले भी हमने हमारे चैनल पे बताया था, जिस तरीके से निफ्टी है यहाँ पे 50 बेयरिश दिखाई दे रहा था,
निफ्टी आईटी भी यहाँ पे वैसे ही बेयरिश दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ देखिए ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी है, ये है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, जहाँ से बाउंस बैक दे रही है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे लिए जो सपोर्ट है टूट चुका है। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न की अगर आप बात करते हैं तो देखिए इसने बनाया है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जो बहुत ही बुरा निगेटिव पैटर्न है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो यहाँ पे जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन जैसे ही यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है यहाँ पे 28,123 का, मतलब ये जो इंडेक्स है नीचे की तरफ और फिसल सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अभी यहाँ पे आईटी स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक दे, क्योंकि ये वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है निफ्टी आईटी का, ये वीकली इंडेक्स है। वीकली में यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग है नीचे की तरफ हुई है, रेड कैंडल बनी है और बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी है। जब तक हमें यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनती यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ दिखाई नहीं देगी। और जिस तरीके से यहाँ पे हमारा नेकलाइन से लेके हेड का जो जितना हाइट है उतना यहाँ पे टारगेट हो सकता है, मतलब यहाँ पे 28,123 के आसपास, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 26,000 तक भी अगर ये हमारे जो लेवल है, ये सपोर्ट अगर हमारी ट्रेंड लाइन टूट जाएगी तो ही हम 26,000 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आईटी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। हमने देखना चाहिए कि हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है क्या ये यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है, क्या हमारा सपोर्ट जो है यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से हमें पुल बैक दिखाई दे सकता है। लेकिन देखिए जैसे कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमारे लिए टूट गई है, तो यहाँ से अगर ये पुल बैक भी देता है तो हमारे लिए जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, जहाँ से फिर से हमें भारी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो जब तक हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है यहाँ से एक पुल बैक बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ नहीं दिखाता, 34,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता, हमारे लिए मेजर जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा 36,000 का। अगर ये उसके ऊपर टिक पाता है तो हम आगे की रैली दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल अगर हम आईटी के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप यहाँ पे 5 से 10-15 साल का अगर नजरिया लेके चल रहे हैं और उस हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अलग बात है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप मंथली सिप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा एल्क्सिया, केपीआईटी या फिर किसी भी स्टॉक में यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करना है तो आपने क्या करना है, मंथली इन्वेस्टमेंट करना है और छोटी छोटी क्वांटिटी में करना है। तो वो अगर आपकी स्ट्रेटेजी है तो वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मेरे पास बस 1 से 2 महीने का ही ड्यूरेशन है और उसमें मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करके यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है और वहाँ पे अगर आप बाय ऑन डिप या फिर उसके हिसाब से मंथली सिप कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक है, जैसे कि इन्फोसिस है, यहाँ पे आज के मंथ में मैं बस 5 स्टॉक लेके चल रहा हूँ और अगले मंथ में फिर से 5 स्टॉक लूंगा, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी मेटल के बारे में। तो देखिए निफ्टी मेटल के लिए हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेजर सपोर्ट है वो है यहाँ पे 5,175 के। यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया था और ये जो हमारे लिए सपोर्ट है ये बहुत बार यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, मल्टीपल टाइम इसने रीटेस्ट किया है और यहाँ से बाउंस बैक देते हुए यहाँ पे 6,800 के भी हाइज बनाए थे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे 5,313 के आसपास है। यहाँ से भी अगर हमारा ये जो इंडेक्स गिरता है तब भी हमारे पास एक मेजर जो सपोर्ट है वो है 5,175। क्या हमने यहाँ पे मेटल जो स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, अभी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर फिसलता है तो हमें नीचे के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। हमें अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि इसका रीजन देखिए यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे राउंडिंग टॉप बन रहा है। राउंडिंग टॉप मतलब देखिए जैसे किसी स्टॉक में हम यहाँ पे राउंडिंग बॉटम देखते हैं और उसका जब नेकलाइन जब टूटता है तो उसमें बहुत अच्छी तेजी हमें दिखाई देती है। अगर यहाँ पे राउंडिंग बॉटम होता है उसके बाद सेकंड छोटा सा राउंडिंग बॉटम होता है, मतलब कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन जब होता है और उसका ब्रेकआउट दिखता है, तब उसके बाद हमें फिर से एक अप मूव दिखाई देती है जो कि बहुत अच्छी बुलिश रैली यहाँ पे दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे राउंडिंग टॉप बनाया है। अगर इसका ये जो हमारा नेकलाइन है ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाई दे सकता है, मतलब इंडेक्स जो है नीचे की तरफ फिसलने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। 5,175 के आसपास हमें देखना है। अगर ये यहाँ पे टच करता है और यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो उसके बाद ये हमारे लिए एक बॉटम रहेगा जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और उसके बाद हमें एक अच्छा पुल बैक या फिर रैली दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है, जैसे अगर आपको टाटा स्टील में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो जैसे मैंने पहले यहाँ पे आईटी कंपनी के बारे में बताया कि मंथली सिप आपको करना है या फिर कुछ क्वांटिटी हर मंथ में या फिर जब भी डिप मिले तो कुछ क्वांटिटी आपको लेके चलना है। तो वो स्ट्रैटेजी अगर आपकी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर आपको पैसा अभी नहीं चाहिए, आप यहाँ पे रुक सकते हैं, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक्स हैं उनमें।
ठीक है। जो है हमारा वो है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में देखिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट है जहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस दे रहा है। अब उसी के साथ हमारे पास ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो है 373.58 की। अब देखिए यहाँ से इसने बहुत अच्छा बाउंस दिया है। हम लोग एग्जैक्टली अभी इसके आसपास ही हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे निफ्टी मेटल में देखा है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्टेंस है। अगर यहाँ से एक पुल बैक देता है तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आएगा वो रहेगा यहाँ पे 410 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर ये सस्टेन करता है तो उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा अप मूव दिखाई दे सकता है। तो रियलिटी इंडेक्स में यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हमारे बॉटम भी ब्रेक हो जाते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपका रियलिटी में कहीं स्टॉक में है तो अगर वहाँ से अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया नहीं है तो आपने आपकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। और जब यहाँ पे दूसरा जो सपोर्ट है उसके आसपास अगर मिलता है, जो सपोर्ट हमारा 299 के आसपास है, वहाँ पे सेम क्वांटिटी आप यहाँ पे फिर से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 के बारे में। ये जो इंडेक्स है इसके बारे में बहुत लोगों के पास स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक्स है भर भर के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इंडेक्स है उसको भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो है 8548 के आसपास। ये जो फॉल हमने यहाँ पे स्मॉल कैप जितने भी स्टॉक्स है उसमें देखा है, हम लोग ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स ने क्या किया था, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था और जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट देने के बाद स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है इसमें हमें बहुत अच्छी तेजी दिखाई दी थी। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न में यहाँ पे राउंडिंग टॉप बन रहा है, जो कि फिर से अगर हमारे जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दे सकती है। तो हमारे लिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूट गई तो उसके बाद हमें नीचे की तरफ जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं वो नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप 100 में आते हैं, यहाँ पे जो इंडेक्स का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर ये टूटता है तो आपने आपकी जो क्वांटिटी है थोड़ी बहुत हल्की कर देनी चाहिए। अब यहाँ से अगर हमें एक पुल बैक मिलता है तो हमारे लिए रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, वो रहेगा 9500 के आसपास। अगर यहाँ से बहुत अच्छा पुल बैक रैली मिलती है तो 9500 के आसपास हमें अच्छी एक पुल बैक रैली मिलेगी। अगर ये 9500 से यहाँ से एक रेजिस्टेंस या फिर एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाता है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हुए यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है नीचे की तरफ फिसलते हुए जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं प्रॉफिट मिलता है तो आपने ये बुक कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे 9500 सस्टेन करने लगता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे 10,000 के बारे में जरूर सोचेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप में देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो क्लोजिंग दी है वो हमारा सपोर्ट जो है वो टेस्ट हुआ है और उसके ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है। निफ्टी मिड कैप में जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स आते हैं उन्होंने यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 100 का जो इंडेक्स है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग जब तक यहाँ पे 26,628 के ऊपर है तब तक ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हमारा ये इंडेक्स का अगर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये ब्रेक हो जाता है तो आपने यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज जो है वो थोड़ी बहुत कम कर देनी चाहिए। अगर यहाँ से हमें पुल बैक मिलता है तो हमारे यहाँ से आने वाले सेशन में टारगेट जो है वो रहेगा 28,000 का। अगर हमारा इंडेक्स यहाँ पे 28,000 सस्टेन करने लगता है तो ही उसके बाद हम यहाँ पे जो आने वाले टारगेट है यानी कि 29,000 के बारे में यहाँ पे सोचेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक रिव्यू होगा। अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है या फिर 28,000 के बाद ही यहाँ पे अगर रिवर्सल दिखाई देता है तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। तो आई होप ये इतना बड़ा लंबा वीडियो जो हमने बनाया है आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।